हाय फ्रेंड्स, एडुमिनियस पे आप सबका स्वागत है। हम शुरू कर चुके हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 से 12 की, और ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट्स अराउंड अस। और इसमें एक शर्ट का एग्जांपल लेंगे, कॉटन शर्ट का, जो फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक बड़े मार्केट में जाता है, तो उसकी पूरी जर्नी देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर का रेलिवेंस क्या है, क्यों है ये ज़रूरी। तो सबसे पहले तो मार्केट का देखते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो उसका क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी तीनों सेक्टर से वो क्रॉस होता है। मतलब प्राइमरी सेक्टर जैसे उसमें कोई फार्मर भी इंक्लूड होता है, सेकेंडरी सेक्टर उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड होती है, और टर्चरी सेक्टर मतलब उसकी मार्केटिंग, मतलब उसको ट्रेड किया जाता है। तो जब इकॉनमी के तीनों ही सेक्टर्स अगर किसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो फिर वो एक पढ़ने का टॉपिक अच्छा बन जाता है। दूसरा, अगर बात की जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जो हमारे वर्ल्ड के एसडीजीज़ हैं, उसमें आप देखोगे 8 नंबर क्या है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जब कोई चेन है, आप कोई प्रोडक्शन हो रहा है और उसके फाइनल एंड कंजम्पशन तक पूरी एक चेन होती है, जिसमें फार्मर, मर्चेंट्स और हर तरह के ट्रेडर इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या है कि सबको जो एम्प्लॉयमेंट मिले, जो वर्किंग कंडीशंस हो वो डिसेंट हो, वो ये हमारा एसडीजीज़ 8 बोलता है। वही एसडीजीज़ 12 क्या कहता है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो एक कंज्यूमर का बिहेवियर होना चाहिए। तो इस चैप्टर का रेलेवेंस आप इससे निकाल सकते हो। और फाइनल हम एक चीज़ समझते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू एंड कंजम्पशन, मतलब एंड जो उसका कंज्यूमर है वहाँ तक जाने में पूरा एक चेन कैसे पास आउट होता है, और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या इसमें सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मार्केट्स अराउंड अस। एक पर्सन के सर्वाइवल के लिए आपको हर चीज़ की आवश्यकता होती है जो डेली यूज़ में होती है, जैसे वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, एवरीथिंग विच यू रिक्वायर टू सर्वाइव। तो वो क्या होता है, वो आपके प्रोडक्ट्स में काउंट होता है, जिसकी परचेजिंग के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ता है। तो मार्केट एक्चुअली क्या होता है, लगभग कई तरह के मार्केट्स होते हैं। इसमें कुछ मार्केट्स का डिफ़ाइन किया गया है। उसमें क्या है, नंबर 1 क्या है, एक वीकली मार्केट है। वीकली मार्केट का मतलब हुआ कि या तो वीक में 1 डे या वीक में 2 डे जो भी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो भी ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को वीकली मार्केट में सेल करते हैं। इसके 2-3 बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट तो ये होता है कि वो चीपर रेट में अवेलेबल होते हैं। चीपर क्यों होते हैं, क्योंकि उस शॉप का जो होता है वो परमानेंट बिल्डिंग्स नहीं होता है। परमानेंट बिल्डिंग्स नहीं होने से क्या है कि आपको रेंट नहीं पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं करनी है, गवर्नमेंट को कोई जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कोई आप परमानेंट फ़ीस नहीं पे करते हो। तो क्या है, वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो चीपर हो जाते हैं, तो आपको रेट आपको चीप मिलता है। दूसरा क्या होता है कि ऑल इन वन प्लेस, मतलब आपको लगभग हर चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं, जैसे वेजिटेबल्स, ग्रॉसरीज, क्लॉथ आइटम्स, यूटेंसिल्स, ऑल देम कैन बी फाउंड हेयर। तो ऑल इन वन प्लेस हो जाता है। दूसरा, आपको रेट चीपर्स मिल जाते हैं। तो ये आपका फ़ायदा हो जाता है वीकली मार्केट का। इसके बात करें शॉप्स इन द नेबरहुड। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आसपास में भी आपको क्या होते हैं, शॉप्स मिलते हैं। क्या होता है, कभी कभी रोड साइड में आपको शॉप्स दिखते हैं, कभी कभी आपको परमानेंट शॉप्स दिखते हैं। तो शॉप्स इन नेबरहुड का कुछ फ़ायदा भी और कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा अगर कंज्यूमर की तरफ से देखें तो उसको डेयरी, ग्रॉसरीज या डिपार्टमेंटल स्टोर्स या स्टेशनरी के जो भी आइटम्स हैं वो आसपास में आपको मिल जाते हैं। इसके लिए क्या होता है कि सपोज़ करिए आपका जो मंथली बिल है वो 3000 या 5000 होता है। आप उसको क्या करते हो, एक बिल बना लेते हो और फिर आप उसको ड्यूज़ करा लेते हो। फिर आप नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आप उसको पेमेंट कर सकते हो। तो इससे आपको क्या हुआ कि आपका काम रुका नहीं। दूसरा, जो भी आपका वो ट्रेडर है उसने अपने माल को बेच दिया और फिर उसका एक मंथली जो पेमेंट वापस आता गया। तो ये क्या है, ये आपके नेबरहुड के शॉप्स हैं। अब बात करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की, बड़े बड़े मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की।
जैसे हमने देखा कि वीकली मार्केट और नेबरहुड मार्केट्स होती हैं, वैसे ही बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स होते हैं। ये मेजरली जो होते हैं वो अर्बन एरियाज़ में होते हैं। अर्बन एरियाज़ में क्या है कि मल्टी स्टोरीड एयर कंडीशंस बिल्डिंग्स होती हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं, नॉन एज मॉल्स कहलाते हैं। वहाँ पे कोई भी जो प्रोडक्ट होता है ना, वो आपको मोस्टली जो होता है वो ब्रांडेड होता है। तो ब्रांडेड के लिए क्या होता है कि जो भी लो वेज अर्नर्स होते हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो जनरली उसको अफोर्ड करते हैं वो रिच या रिचर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह में लगे रहते हैं, ब्रांडेड गुड्स होते हैं। फीवर पीपल कैन अफोर्ड, जनरली जो पीपल होते हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं चेन ऑफ मार्केट्स की। चेन ऑफ मार्केट का मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर से एंड यूज़र तक बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चेन में क्या है कि इन्वॉल्व होते हैं। See here the people in between the producer and the final consumer। कोई भी प्रोडक्ट का जो एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो एंड कंजप्शन बाय द कंज्यूमर होता है। तो उस बीच में क्या है, प्रोड्यूसर और एंड यूज़र के बीच में बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या है, होलसेल ट्रेडर्स होते हैं, कभी कभी बिग होलसेल ट्रेडर्स होते हैं। उसके अलावा रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स के बाद ही वो क्या होता है कि फाइनल कंज्यूमर के पास अप्रोच होता है। इसके क्या क्या होता है कि रिटेलर जो भी है, द ट्रेडर एंड रिटेलर, वो क्या है कि या तो वीकली मार्केट में सेल करते हैं, या तो आपके नेबरहुड में होंगे, या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में होंगे। मतलब जो भी आपका ट्रेडर है वो डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल होता है। कई बार तो होलसेल का जो ट्रेडिंग है वो बिल्कुल अलग से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बात करें, द एबव मैप ऑफ दिल्ली शोज़ 4 ऑफ द 10 होलसेल मार्केट्स इन द सिटी। अगर होलसेल्स मार्केट्स की बात करें, जैसे दरियागंज है, ओखला है, आज़ादपुर है, केशवपुर, ये सब क्या है, ये आपके होलसेल मार्केट्स हैं। होलसेल मार्केट में क्या होता है, 1-2 किलो ऐसे करके सामान नहीं आते हैं, वो लार्जर क्वांटिटी में आते हैं। फिर वो क्या होते हैं, वो स्मॉल होलसेल ट्रेडर को देते हैं। फिर स्मॉल होलसेल ट्रेडर क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर को देते हैं। तो ये एक पूरी चेन है, आपको पता नहीं चलता है कि हाँ इतनी लंबी चेन आ रही है, लेकिन जनरली ये चेन एग्जिस्ट करता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द एंड कंज्यूमर। जैसे आपने होलसेल मार्केट्स के बारे में सुना होगा, कई बार किसी की मंडी होती है, जैसे सब्जी मंडी हो गया, फल मंडी कहलाता है, या फिर कपड़ों का अलग ही होलसेल मार्केट होता है। ये सब एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं मार्केट्स एवरीवेयर। मार्केट्स एवरीवेयर का मतलब है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग आपको पता है आजकल ट्रेंड में है। आप घर बैठे फ़ोन चलाते हो और फिर कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो थ्रू द फ़ोन एंड इंटरनेट। तो वो क्या होता है, और वो तो और डिलीवर एट योर होम भी हो जाता है, मतलब होम डिलीवरी हो जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, बट विद द इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ फ़ोन एंड इंटरनेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, आपको क्या है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट होम डिलीवरी हो जाता है थ्रू द इंटरनेट। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग हुई। अब बात करते हैं कुछ, जैसे मेडिकल लाइन में क्या होता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, वो किसी भी डॉक्टर से या फिर मेडिसिनल जो भी केमिस्ट वगैरह होते हैं उनसे मिलकर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी एक मार्केटिंग का ही हिस्सा है। ये तो बात हुई शोइंग मार्केट की। कुछ मार्केट ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कार फैक्ट्री परचेजेस इंजन का गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, एक्सल्स फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज टू फैक्ट्री सेल होते हैं या फैक्ट्री टू फैक्ट्री परचेजिंग होती है, वो यूजुअली हमें नहीं दिखाई देती। हमें सीधा क्या दिखता है, एक बनी बनाई कार दिखती है। बनी बनाई कार दिखने के लिए उसके पीछे क्या है कि बहुत सारे उसमें प्रोडक्ट्स लगते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो वो क्या है, वो भी एक तरह का मार्केट ही है। अब सारे मार्केट्स को आप देखें, ये एनालाइज़ करो, क्या एक मार्केट में जो सारे प्लेयर हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटी उन्हें क्या मिलती है, क्या वो इक्वल ट्रीट किए जाते हैं? क्योंकि SDGs 12 जो मैंने पहले भी बात किया था कि क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल
कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ये कहीं ना कहीं हमारे आज की जनरेशन और आगे आने वाली जनरेशन को भी इम्पैक्ट करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम नेक्स्ट देखेंगे कि एक शर्ट जो है वो कैसे, कॉटन शर्ट है वो कैसे एक फार्मर से लेकर एंड जो यूज़र है वो यूएसए में बैठा हुआ है उस तक पूरी कहानी को समझेंगे कि कैसे किसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और किसको ज़्यादा एक तरह से कहें कि लॉस कहें या फिर कम गेनिंग कहें। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा डीपली समझेंगे। इसमें हम बात करेंगे अ शर्ट इन द मार्केट। कॉटन शर्ट है और ये फार्मर से एंड यूज़र जो यूएसए में बैठा हुआ है थ्रू द एक्सपोर्ट वो प्रोडक्ट वहाँ जाता है और फिर वो कैसे उसको कंज्यूम करते हैं और पूरी एक चेन क्या है, किसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सब हम जानते हैं। पूरी एक चेन समझने से पहले आप ये समझिए कि जो भी कॉटन फार्म में लगा हुआ है तो वो क्या है कि उससे सबसे पहले गिनीक के थ्रू या फिर जो भी आप कहें यार्न जो डीलर होते हैं वो क्या करते हैं, इसे धागा बनाते हैं। कॉटन से सबसे पहले धागा बनता है। धागा से क्या होता है कि क्लॉथ बनता है, वो लूम के ज़रिए बनता है। जब पावर लूम या लूम का यूज़ किया जाता है तो फिर क्लॉथ होता है। क्लॉथ से क्या है, डिफरेंट क्या है कि कपड़े बनते हैं। जैसे किसी ने शर्ट उत्पादन कर दिया तो जब शर्ट बन गया तो फिर उसकी क्या होती है, मार्केटिंग होती है, एडवर्टीज़मेंट होता है और उसके बाद क्या होता है, वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो पूरी एक चेन है। आप इसमें देखिए, जब कॉटन को फार्मर कोई भी उसको सो करता है या हार्वेस्ट करता है तो ये क्या है आपका, ये आपका हुआ प्राइमरी सेक्टर, जिसमें फार्मर ने क्या किया, एक तरह से क्रॉप को क्या किया, प्रोड्यूस किया। सेकंड बात करें अगर वीविंग की या फिर आपका क्लॉथ मेकिंग की, तो इसमें काम आता है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग का काम आपको फाइनल गुड्स मेकिंग तक भी बनता है। जैसे वीविंग टू क्लॉथ टू, सपोज़ करिए कोई भी शर्ट बना, क्लॉथ में कोई चीज़ आ जाती है, जैसे एक कपड़े का टुकड़ा है तो वो भी एक क्लॉथ है। और जब आप इसे एक शर्ट को तैयार करते हो तो वो क्या है, वो एक फ़ाइनल प्रोडक्ट है। तो फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने तक ये पूरा जो सेक्टर है ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अब बात करते हैं इस शर्ट को सेल करने की टू एंड कंज्यूमर। इसमें आपका यूज़ हो रहा है टर्चरी सेक्टर। तो ये क्या है, फ्रॉम कॉटन टू फाइनल शर्ट टू द एंड कंज्यूमर, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी तीनों सेक्टर्स क्या हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो ये पूरा एक इकोनॉमिक कंडीशन भी है और इसमें आपको देखते हैं कि आगे में क्या है। इसमें एक कॉटन फार्मर एक कुन्नील दिया है। स्वप्ना जो है वो क्या है, कॉटन फार्मर है कुन्नूल आंध्र प्रदेश में। उसको क्या है कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स और सीड्स के लिए क्या होता है कि उधारी लेनी पड़ती है। आपको पता है कि इंडिया में जो मोस्टली फार्मर्स होते हैं वो आपको सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, मतलब बहुत बड़ी लेवल पे फार्मिंग नहीं करते। वो इतना करते हैं कि अपनी फैमिली का गुजारा कर सकें या फिर थोड़ा बहुत जो बचा हुआ माल है वो आप उसको सेल कर सकें किसी ट्रेडर को। तो नॉर्मली क्या होता है, उनके पास फंड्स की कमी होती है, टेक्नोलॉजी की कमी होती है। तो जनरली यहाँ दिख रहा है कि स्वप्ना को सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स के लिए कल्टीवेशन के लिए क्या कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, मनी को बोरो करती है। बोरो किसे करती है, किसी ट्रेड से, ट्रेडर से। ट्रेडर क्या है, अगर सपोज़ करिए उसने स्वप्ना को 2500 क्या है कि उधारी दी, ठीक है, इसने उससे सीड्स ले लिया, फर्टिलाइज़र्स ले लिया, पेस्टिसाइड्स ले लिया फॉर द ग्रोन ऑफ क्रॉप, फॉर द ग्रोन ऑफ कॉटन। अब क्या किया उसने, अपने खेत में कॉटन को लगा दिया। जब हार्वेस्ट का टाइम आता है, जब उसके कॉटन जो हैं वो हार्वेस्टेड हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो ओपन मार्केट में सेल ना करके उसी ट्रेडर को वो वापस से सेल करती। 2500 की जो उसने उधारी ली है, अब क्या होता है उसी ट्रेडर के पास वो जाती है फॉर द हार्वेस्टेड क्रॉप सेलिंग। तो उसे क्या होता है कि 1500 पर क्विंटल जो है ट्रेडर उसको परचेज़ करता है। तो उसके पास अगर 4 क्विंटल्स होते हैं तो 6000 हुए।
6000 में वो 3000 लेस कर देता है। जो उसने 2500 उधारी ली थी प्लस इस पर क्या होता है, वो इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। तो 3000 तो वो डिडक्ट कर लेता है और 3000 उसको देता है। अब समझिए कि वो इसको क्लेम भी करती है कि ओनली 3000। तो वो बोलता है कि हाँ भाई, मैं इसे इसका सही रेट दे रहा हूँ, इसको तो आपको और भी मतलब सस्ते में लोग ले रहे हैं। जबकि स्वप्ना को ये पता है कि वो 1500 पर क्विंटल मुझसे तो ख़रीद रहा है, बट कहीं ना कहीं वो जो सेल करेगा ना, वो 1800 पर क्विंटल पे ही सेल करेगा, उससे कम वो करेगा नहीं। लेकिन फिर भी स्वप्ना जो है वो उसी ट्रेडर को देने के लिए अपनी हार्वेस्टेड क्रॉप्स मजबूर हो जाती है। इसलिए क्योंकि वो जो ट्रेडर है वो एक तो पावरफुल मैन है, दूसरा कि अभी कोई भी एक्सीजेंसीज होती है, सपोज़ करिए स्वप्ना के घर में कोई इलनेस हो जाती है या स्कूल फीस के लिए उसको अर्जेंट नीड होती है, तो वो उसी ट्रेडर के पास जाती है कि मुझे भैया 1500 दे दो, 1000 रुपये दे दो या 2000 दे दो, मुझे एक्सीजेंसी है। तो ये फिर मजबूरी हो जाती है किसी भी फार्मर की कि वो अपना प्रोड्यूस जो है वो उसी ट्रेडर को सेल करता है जिससे उसने अपने मनी को बोरो किया है। ये तो बात रही फार्मर की। अब बात करते हैं मर्चेंट की। मर्चेंट क्या है? द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। इरोड जो तमिलनाडु की स्पेस है, वहाँ पे बाई वीकली क्या है, सप्ताह में 2 दिन क्या है, क्लोथ मार्केट लगता है। और ये क्या है, लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट्स इन द वर्ल्ड है। इस मार्केट में क्या होता है कि आप समझिए कि पहले तो वीवर्स अवेलेबल होते हैं। वीवर्स वो जो क्लॉथ के वीव करते हैं। सेकंड नंबर पे वो मर्चेंट अवेलेबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल अवेलेबल कराते हैं वीवर्स को, और उनका फाइनल जो प्रोडक्ट है, जैसे एज ए क्लॉथ कोई भी, जैसे साड़ी हो, टॉवेल है, कुछ भी, वो उससे प्रोड्यूस उससे लेते हैं और गारमेंट फैक्ट्रीज़ को क्या करते हैं, उसको सेल आउट करते हैं। तो जो गारमेंट फैक्ट्री ओनर होते हैं वो भी वहाँ पर आए रहते हैं, ठीक है, गारमेंट फैक्ट्री ओनर। तो इरोड का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ पे तीनों ही, वीवर्स भी, मर्चेंट भी और गारमेंट फैक्ट्री ओनर्स भी, ये तीनों ही इसमें अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं कि होता क्या है। मर्चेंट क्या करते हैं जनरली, एक तो जो भी यार्न डीलर होते हैं, जैसे आपको पता है कि कॉटन से क्या है, वो यार्न पहले बनता है, मतलब धागा बनता है। तो यार्न डीलर से क्या करते हैं, वो यार्न खरीद लेते हैं। दूसरा कि वो वीवर्स को क्या करते हैं, दे देते हैं कि आप इस टाइप के क्लोथ्स को मेक करो, मतलब एक डिमांड क्रिएट करते हैं कि आपको इसी टाइप का क्लॉथ को जो है वो बनाना है। तो वीवर्स क्या करते हैं, अपने लूम पे या पावर लूम पे। अब लूम और पावर लूम क्या होता है, जैसे इस टाइप के, अब मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये आपका पावर लूम है। पावर लूम जो है वो पावर से चलता है और लूम जो है वो हैंड से चलता है, इस तरह का हैंडलूम। तो हैंडलूम और पावर लूम में क्या होता है कि वीवर्स जो भी हैं वो यार्न से क्लॉथ बनाते हैं, ठीक है। तो मर्चेंट क्या करता है, वीवर को यार्न जो है वो अवेलेबल कराता है और वीवर क्या है, क्लॉथ बना के फिर उसी ट्रेडर को या मर्चेंट को वो दे देते हैं। तो यहाँ जो मर्चेंट होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाने का मतलब है वीवर्स को यहाँ एक तरह से कहें तो आप एक्सप्लॉयट किया जाता है। पुटिंग आउट सिस्टम इसको बोला जाता है। वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम, जनरली ये होम में प्रोड्यूस होता है और जो भी वीवर्स होते हैं उनके पास, यदि आप 2 लूम का एग्जांपल लें हैंडलूम का, तो एक लूम जो है उनको 20,000 कॉस्ट पड़ता है ऑलमोस्ट। तो अगर 2 उनके पास हैंडलूम है तो वो क्या हुआ, 40,000 कॉस्टिंग हुई, या फिर पावर लूम हुई। तो उसके लिए क्या है कि उन्हें कर्ज लेना होता है और वो कर्ज भी लेते हैं। तो वही चीज़ है जैसे फार्मर किसी ट्रेडर से कर्ज लेता है, वैसे ही क्या होता है कि जो भी वीवर है वो मर्चेंट से कर्ज लेते हैं। अब जो कर्ज लेते हैं उसका फिर उन्हें वापस भी करना होता है, तो फिर वो भी बाउंड होते हैं उन्हीं को सेल करने के लिए जिस मर्चेंट से उन्होंने कर्ज लिया है, इसीलिए क्योंकि वो उनके एक्सीजेंसीज में काम आते हैं। तो यहाँ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो होता है वीवर्स का। अब बात करते हैं हम आगे
जैसे मैंने एग्जांपल दिया वीवर्स 20,000 वही चीज़ है। और किसी भी वीवर को या फिर उनके फैमिली को जो एडल्ट उनकी फैमिली है उन्हें लगभग 12 आवर्स अ डे काम करना पड़ता है टू प्रोड्यूस अ क्लॉथ। इन्हें क्या है कि 3,500 पर मंथ की अर्निंग होती है। हालांकि थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन फिर भी आप देखिए कि कितना कम है। इसे बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। अब बात करते हैं वीवर्स कोऑपरेटिव की। आखिर इस एक्सप्लॉयटेशन को कम कैसे किया जा सकता है? तो इसका एक मेन जो एक तरह से कहें कि जो उपाय है वो है कोऑपरेटिव सिस्टम। कोऑपरेटिव सिस्टम में क्या होता है कि जो एक तरह के जो वीवर्स होते हैं वो आते हैं अपने पास में, वो क्या करते हैं विद कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। पहले तो वो यार्न डीलर से यार्न खरीदते हैं और वीवर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फाइनली क्या है वो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। उससे क्लॉथ को कहाँ देंगे? गारमेंट फैक्ट्री में देंगे, उस गारमेंट फैक्ट्री को देंगे जो एक्सपोर्ट भी करता हो और अपना लोकल में भी मार्केटिंग करता हो। तो यहाँ पर क्या है वो एक्चुअली क्या है इंटरमीडियरीज़ को, जो भी मर्चेंट्स या ट्रेडर्स हैं जो बीच में एक्सप्लॉइट करते हैं वीवर्स को, उनको वो कहीं ना कहीं कम करता है, चेकआउट करता है। अब बात करते हैं गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। अब क्या होता है कि मर्चेंट्स जो भी होते हैं वो ईरोड से क्या हुए क्लॉथ परचेज़ कर लिए, किससे? वीवर से। अब इसे इन्होंने क्या किया कि गारमेंट फैक्ट्री में गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री एक एग्जांपल दिया है नियर दिल्ली का, उसमें क्या उसका तो सेल कर देते हैं। अब जो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के ओनर हैं, वो क्या करते हैं अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। वर्कर्स एक्सप्लॉइट कैसे होते हैं? उन्हें मैक्सिमम वर्क किया जाता है पॉसिबल लोवेस्ट वेजेस के साथ, मतलब वेज कम दिया जाता है और काम क्या है वो ज़्यादा लिया जाता है, वर्क क्या है वो ज़्यादा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये जनरली एक्सपोर्टर होते हैं तो इनके साथ बड़ी बड़ी जो भी शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं या जो बड़े 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 जो फॉरेन बायर्स हैं, बिजनेस पर्सनस हैं लाइक यूएस एंड यूरोप, जो चेन ऑफ स्टोर्स को रन करते हैं, वो बहुत ही ये क्या करते हैं कि डील करते हैं इन एक्सपोर्टर से कि मुझे स्ट्रिक्टली कंडीशंस अप्लाई करते हैं, जिसमें क्या है कि क्वालिटी जो होना चाहिए वो प्रोडक्शन का वो हाई होना चाहिए, टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए और डिले इन डिलीवरी कोई भी अगर हो जाता है तो उसके जो कंडीशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इसके लिए जो भी एक्सपोर्ट के जो भी फैक्ट्री ओनर होते हैं वो यही करते हैं कि कम वेज पे ज़्यादा वर्क कराते हैं वर्कर से। तो जनरली क्या होता है इसमें वर्कर्स एक्सप्लॉइट होते हैं। वर्कर्स एक्सप्लॉइट कैसे होते हैं? आप समझिए कि टेलरिंग के लिए क्या है 3,000 पर मंथ एवरेज दिया जाता है। वहीं आयरनिंग के लिए आप समझिए कि एक पीस के लिए 1.5 रुपया दिया जाता है, चेकिंग के लिए 2,000 एंड थ्रेड कटिंग एंड बटनिंग के लिए 1,500। आप समझिए कि 3,000 अगर टेलरिंग का मिल रहा है तो वो मैक्सिमम अमाउंट है किसी वर्कर का जो एक फैक्ट्री वर्कर को मिलता है। अब बात करें यही शर्ट जब यूएसए में जाता है, इसमें क्या होते हैं कि आप परचेज़ किया उसने 300 में किसे परचेज़ किया? उस फैक्ट्री ओनर से। अब स्टोरेज का उसने 200 ऐड ऑन कर दिया, इसी प्रोडक्ट को उसने एडवर्टाइजिंग कर दिया, उसमें इंक्लूड किया 400। अब इसकी कॉस्टिंग कितनी आई? आप समझिए कि 900 आई, लेकिन इसमें इसने प्रॉफिट जोड़ दिया 900 और यही प्रोडक्ट आपका बन गया 1,800 रुपीज़ या फिर कहें $26 की। तो आप समझिए कि 900 इसकी कॉस्टिंग आई, लेकिन 900 इसने ऐड ऑन कर दिया और जिससे इसका टोटल कॉस्ट क्या हुआ 1,800। वही बात करें गारमेंट एक्सपोर्टर की तो उसे क्या है उसने शर्ट को सेल किया 300 में, तभी तो उसने परचेज़ किया ना, 300 में उसने सेल किया। जबकि जो एक्सपोर्टर है उसको ये जो प्रोडक्ट पड़ा था वो 100 पर शर्ट पड़ा था और इसमें अगर वेजेस और अदर आइटम ऐड कर दी जाए तो 25 पर शर्ट और 25 पर शर्ट जो उसका क्या है उसका रनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफिस का हो गया। मतलब
उसके टोटल कॉस्ट जो पड़ी वो 150 पड़ी। और उसने एक जो यूएसए के जो स्टोर को सेल किया, यूएसए के जो बिज़नेस पर्सन को सेल किया, उसने उसे 300 में सेल किया। तो ये क्या है कि 150 इसका प्रॉफिट हुआ। तो वही कंक्लूजन कर रहा है कि हु आर द गेनर्स इन मार्केट, दस इट फार्मर, वीवर, मर्चेंट, गारमेंट फैक्ट्री ओनर, या फिर द एंड बिजनेस पर्सन हु इज़ रिजाइडिंग इन यूएसए और यूरोप। तो आप समझिए कि सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा वो हुआ जो यूएसए में कोई भी जो कंपनी है, बिज़नेस पर्सन है, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो। सेकंड फ़ायदा उसको हुआ जो गारमेंट का फैक्ट्री का ओनर है उसको। उसके बाद आप देखें तो मर्चेंट को, जिसने क्या हुआ कि मतलब वीवर को रॉ मटेरियल अवेलेबल कराया और उसे प्रोडक्ट्स को ख़रीद के बेचा। सबसे कम फ़ायदा किसको हुआ? उस फार्मर को, जिसने 1500 रुपया पर क्विंटल में उसने सेल किया। तो ये समझिए कि मार्केट एंड इक्वलिटी हर एक चेन पे कैसे किसी को कम फ़ायदा होता है और कैसे किसी को ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो फॉरेन बिजनेस पर्सन है उसने क्या किया, ह्यूज प्रॉफिट बनाया। कंपेयर टू दिस गारमेंट एक्सपोर्टर मॉडरेट प्रॉफिट हुआ। वर्कर्स ऑफ द गारमेंट फैक्ट्री आर बेयरली इनफ टू कवर देयर डे टू डे नीड्स। मतलब जो वर्कर्स हैं वो तो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कॉटन फार्मर तो पूरे एक्सप्लॉइट ही हैं, आप समझिए। तो हार्डवर्क लॉन्ग आवर्स करते हैं बट उन्हें उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सबको इक्वल बेनिफिट हुआ? नहीं ना। तो यही आपको समझना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आपका गोल 8 है वो क्या कहता है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आपका जो वर्क है, वेदर यू आर इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स, यू नीड अ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा नहीं कि आपको एक्सप्लॉयटेशन हो। फार्मर्स आखिर सुसाइड क्यों कर रहे हैं? उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि वो एक्सप्लॉयट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मिडिल जो पर्सनस है वो हमेशा मैक्सिमम जो है वो लोअर मिडिल इनकम लेवल पे क्यों रह जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन है। और जो भी रिच बिजनेस पर्सनस है, रिच बिजनेस हाउसेज हैं, वो क्या कर रहे हैं कि मनी मेक्स मनी, मतलब उनका मनी ही सेकंड मनी को जनरेट कर रहा है और वो ह्यूज प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं। तो ये था पूरा ऑल ओवर चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, और फिर एक शर्ट का एग्जांपल लिया, कॉटन शर्ट का, जो एक फार्मर से निकलता है और एक एंड यूज़र तक जाता है। उसकी पूरी चेन क्या थी वो हमने समझी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।